श्रद्धा हत्याकांड में एक बहुत बड़ा खुलासा यह हुआ है कि 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने पालघर के तुलिंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी, लिखित शिकायत दी थी। शिकायतों में श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब उसे मार डालेगा। श्रद्धा के खत में हत्या के बाद टुकड़े टुकड़े करने का जिक्र था। श्रद्धा ने पुलिस की शिकायत में यह भी लिखा था कि आफताब उसे बुरी तरह से मारता पीटता है। 2 साल पहले ही श्रद्धा ने अपनी हत्या का शक जताया था और पालघर के तुलिंज पुलिस स्टेशन को 23 नवंबर 2020 को लिखित में शिकायत दी थी। आफताब मुझे गालियां देता है, मुझे मारता पीटता है। आज उसने गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो मुझे डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है कि वो मुझे मार डालेगा और फिर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें फेंक देगा। चिट्ठी की हर लाइन में श्रद्धा ने आफताब के हिंसक व्यवहार का पर्दाफाश किया है। बारी बारी बताया है कि कैसे आफताब उस पर जुल्म ढाता था। पिछले 6 महीने से वो मेरे साथ मारपीट कर रहा है, लेकिन मुझ में पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। महाराष्ट्र पुलिस की दलील है कि इस शिकायत पर उसने कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बाद में 19 दिसंबर 2020 को श्रद्धा ने अपनी शिकायत आधिकारिक तौर पर वापस ले ली थी। श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को पालघर पुलिस को लिखित शिकायत दी और 19 दिसंबर 2020 को वापस ली। मतलब पुलिस के पास 27 दिन थे आफताब पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस उसमें चूक गई। श्रद्धा अपनी जान की हिफाजत के लिए महाराष्ट्र पुलिस की चौखट पर गई थी, लेकिन आरोप है कि खाकी ने सिर्फ खाना पूर्ति की और जब सवाल उठे तो बचाव में मराठी में लिखे इस खत को ढाल बनाया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि वो कार्रवाई करती, इससे पहले ही श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि शिकायत लेने में श्रद्धा ने 27 दिन लगाए, तब तक पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस ने इस बात की पड़ताल की कि श्रद्धा पर शिकायत वापस लेने का दबाव तो नहीं है? श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण भी मामला दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया था। आरोप है कि तब भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जब श्रद्धा के पिता थाने पहुंचे थे तब भी महाराष्ट्र पुलिस ने मामले को टालने की कोशिश की। हालांकि बाद में 12 अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन लापरवाही की हद यह है कि 26 अक्टूबर तक महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली पुलिस को भी जानकारी नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि आफताब सबूतों को ठिकाने लगाता रहा। और न्यूज एंड व्यूज में अब बात श्रद्धा हत्याकांड पर हो रही सियासत की। श्रद्धा हत्याकांड पर अब महाराष्ट्र में राजनीति गर्म है, क्योंकि श्रद्धा ने 2020 में जब पहले शिकायत की थी तब राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और अब इसी को लेकर मौजूदा सरकार उद्धव पर हमलावर है। श्रद्धा के दोस्त उसे शॉर्ट रेबेलियन यानी छोटे कद की क्रांतिकारी बुलाया करते थे, लेकिन वही श्रद्धा आफताब के अत्याचार से इतनी दहशत में थी कि शिकायत की हिम्मत जुटाने में उसे 6 महीने का वक्त लग गया। जैसे तैसे उसने शिकायत भी की तो उसे पुलिस का वैसा साथ नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, और इसी बात को लेकर बीजेपी तत्कालीन उद्धव सरकार पर हमलावर है। पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। बीजेपी के इन आरोपों पर शिवसेना के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, वो इतना जरूर कह रही है कि राजनीति को हत्या जैसे मामलों से दूर रखना चाहिए। कौन से ऐसे कारण है कि उद्धव सरकार ने किसी को जान का खतरा है ऐसी चिट्ठी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की? महाराष्ट्र पुलिस की लापरवाही का मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, मुमकिन है कि शिंदे सरकार बहुत जल्द मामले की जांच के आदेश भी दे सकती है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार पर, वो गलत बात है। एक तरफ वो कहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। न्यूज एंड व्यूज में अब बात दिल्ली पुलिस के 5 कदमों की। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस ने गलतियों पर गलतियां की, लेकिन मामला जैसे ही दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा, जांच ने रफ्तार पकड़ी। दिल्ली पुलिस ने 5 ऐसे सही कदम उठाए जिससे हत्याकांड से पर्दा उठा। महाराष्ट्र पुलिस ने श्रद्धा की गुमशुदगी मामले में दिल्ली पुलिस से जैसे ही संपर्क किया, पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस ने पहला काम तो ये किया कि बिना वक्त गवाए आफताब से पूछताछ शुरू कर दी।
पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा 22 मई को घर छोड़ गई, लेकिन उस दिन श्रद्धा के फोन की लोकेशन महरौली का घर था। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जांच का ये कदम मददगार रहा। तीसरे कदम के मुताबिक पुलिस की नजर श्रद्धा के बैंक अकाउंट पर भी थी। इसी से पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है। चौथे कदम के तहत दिल्ली पुलिस ने आफताब से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो वो टूट गया और सब कुछ उगल दिया। मामले में पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए पुलिस आफताब को फौरन लेकर महरौली के जंगल में पहुंची और वहां से हड्डियों के टुकड़े बरामद किए। लेकिन दिल्ली पुलिस के आगे अभी भी चुनौतियों का पहाड़ है, क्योंकि हत्या का हथियार अब तक नहीं मिला है। और देखिए, आफताब पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली पुलिस ने अब आफताब के परिवार को भी अपने रडार पर ले लिया है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बुधवार को आफताब के परिवार का बयान दर्ज हुआ है। आफताब के परिवार से दिल्ली पुलिस की टीम ने सवाल जवाब किए हैं, जो हत्याकांड का खुलासा होने के बाद से ही लगातार मुंबई में तफ्तीश कर रही है। मुंबई में मौजूद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बुधवार को अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आफताब के परिवार तक जा पहुंची। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आफताब के परिवार से लंबी पूछताछ की। परिवार की जुबानी ये जानने की कोशिश की कि आफताब और श्रद्धा के बीच के रिश्ते कैसे थे। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब मुंबई आया था और उसने अपने परिवार से मुलाकात भी की थी, इसलिए परिवार से पूछताछ अहम हो जाती है। खबरों के मुताबिक जांच टीम ने परिवार का बयान दर्ज किया। पूछा कि क्या आफताब ने परिवार को श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी कोई बात बताई थी? अगर नहीं तो क्या आफताब के व्यवहार से उन्हें किसी बात का शक हुआ था? श्रद्धा और आफताब साथ रहते थे, ये बात दोनों परिवारों को मालूम थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब आफताब अकेले मुंबई आया था तो उसके परिवार ने श्रद्धा के बारे में खोज खबर ली या नहीं? अगर ली तो आफताब ने उन्हें क्या बताया? 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या की, लेकिन दुनिया की नजर में उसने श्रद्धा को महीनों तक जिंदा रखा था। कैसे? इस पर यह हमारी रिपोर्ट। श्रद्धा ने आखिरी इंस्टाग्राम मैसेज अपने दोस्त करण को किया था। मैसेज में वो करण को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बिजी होने की वजह से उसने कहा था कि बाद में बात करेगी। जब श्रद्धा ने पलटकर दोबारा मैसेज नहीं किया तो करण ने 18 मई को श्रद्धा को मैसेज भेजा, पूछा कि वो क्या बताना चाहती थी। लेकिन तब तक आफताब श्रद्धा की हत्या कर चुका था। दिन बीते, फिर महीने बीत गए, लेकिन श्रद्धा से कोई बातचीत नहीं हुई। आखिर में करण ने 17 और 24 सितंबर को इंस्टाग्राम पर 2 बार श्रद्धा को मैसेज किया, पूछा कि वो सुरक्षित तो है ना। करण के ये सारे मैसेज आफताब रीड करता था। आफताब इन सारे मैसेजेस को रीड तो कर रहा था, लेकिन जवाब नहीं दे रहा था कि सामने वाले को ये लगे कि श्रद्धा कहीं व्यस्त होगी और इसी वजह से मैसेज रीड कर रही है, लेकिन जवाब नहीं दे रही है। इसलिए अब श्रद्धा के दोस्त आफताब के लिए सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। ऐसी सजा चाहिए कि वैसे कुंठित मानसिकता और ऐसी गलत सोच रखने वाले हर एक व्यक्ति की रूह कांप जाए और वो कभी भी ऐसा करने का हिम्मत अंदर जुटा ना पाए। न्यूज एंड न्यूज से बाद अब पीएम मोदी की रैलियों की। देखिए, गुजरात के सियासी गदर में प्रधानमंत्री मोदी आज भी गरजेंगे। आज फिर पीएम मोदी विरोधियों के हर वार पर चुन चुनकर पलटवार करेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात में 4 रैलियां करेंगे। आज पालनपुर, मोड़ासा में पीएम की रैली होगी। दहेगाम और बावला में भी रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में प्रचार युद्ध का जो चुनावी स्टेज सेट हुआ है, वो आज पीएम मोदी की 4 और ताबड़तोड़ रैलियों के साथ नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचेगा। पीएम मोदी पालनपुर में सुबह 11 बजे, दहेगाम में दोपहर 1 बजे, मोडासा में दोपहर 2:30 बजे और बावला में शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल यानी बुधवार को भी उन्होंने 4 रैलियां की। मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में जनता के बीच पहुंचे और कांग्रेस को निशाने पर लिया। राहुल गांधी के आदिवासी कार्ड की काट की। આદિવાસીઓની વાત કરે, હું જરા આ પદ માટે ફાંફા મારતા લોકોને પૂછવા માંગુ છું કે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક આદિવાસી બહેનને રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર બનાયા તો એમને ટેકો આપવામાં તમારા પેટમાં શું દુખતું હતું ભાઈ? આપણા રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર આદિવાસી બહેનની સામે એમણે ઉમેદવાર ઉભો રાખ્યો,
એમને હરાવવા માટે આકાશ પાતાળ એક કર્યો. न्यूज एंड व्यूज में अब बात भारत जोड़ो यात्रा की कर लेते हैं, जिसमें कदम ताल मिलाते हुए आज प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। आज मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंच चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी अपने पति और बच्चों के साथ खंडवा पहुंच चुकी है। जो नफरत होती है वो डर का एक रूप होता है, और जो बीजेपी की सरकारें होती हैं वो जानबूझकर डर फैलाती है। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब हिंदी पट्टी के इलाकों में एंट्री करने वाली है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से गुजर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, प्रियंका के साथ उनके बच्चे भी यात्रा में नजर आए। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में यात्रा के साथ जुड़ी। ये पहला मौका था जब प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ पद यात्रा करती हुई नजर आईं। इस बीच राहुल गांधी खंडवा टंटिया के बडोदा गांव में आदिवासियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी आदिवासी बहुल सीट पर जीत के लिए तेजी से काम कर रही है। इससे पहले भी यात्रा के दौरान राहुल गांधी आदिवासी इलाके में लोगों को संबोधित कर चुके हैं। न्यूज एंड व्यूज में अब बात चेतावनी की। देखिए, पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ का ऐलान 26 नवंबर को होने की संभावना है, यानी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जगह कौन लेगा इसका फैसला हो जाएगा। और उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले जनरल बाजवा ने इमरान खान को चेतावनी दी है। इमरान खान पिछले कई महीनों से फौज को लगातार निशाने पर ले रहे हैं, ललकार रहे हैं। इस पर बाजवा अभी तक चुप थे, लेकिन रिटायर होने से चंद रोज पहले उन्होंने नाम लिए बिना इमरान खान को चेता दिया है कि फौज के सब्र का इम्तिहान न ले। फौज पे तनकीद आवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई। बाजवा के इन लफ्जों में भले ही इमरान खान का नाम ना आया हो, लेकिन निशाना इमरान पर ही था और वार्निंग भी इमरान के लिए थी। जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। बाजवा ने पाकिस्तान के उस स्याह सच को भी कबूल किया जिसके चलते वहां 75 साल से जमहूरियत का जनाजा बदस्तूर निकल रहा है। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। ये सब जनरल बाजवा ने अपनी फेयरवेल स्पीच में बोला। न्यूज इन व्यूज में अब बात खेल जगत से। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर हुआ है। जापान ने जर्मनी को हराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 4 बार की चैंपियन जर्मनी का एशिया के शेरों ने शिकार किया। जापान ने जर्मनी को 2-1 से हराकर दुनिया को हैरानी में डाल दिया। 75 मिनट तक जर्मनी की टीम ने 1 गोल की लीड बनाई हुई थी, लेकिन आखिरी 15 मिनट में जापान ने पासा पलट दिया। रित्सु दोआन ने 75वें मिनट में तो 83वें मिनट में तकुमा असानो ने गोल दागे। जापान के गोलकीपर ने भी कमाल की कीपिंग की। 70वें मिनट में जर्मनी के एक मूव पर उन्होंने 4 मौकों को गोल में कन्वर्ट नहीं होने दिया। ये भी जापान की जीत की बड़ी वजह बनी। जापान के खिलाड़ियों ने बड़ा मुकाबला जीता तो उनके फैंस ने दिल भी जीत लिया। मैच के बाद स्टेडियम में जापान के फैंस सफाई करते हुए नजर आए। तो आइए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल के अंदर मालिश कराने का वीडियो सामने आया और अब जेल में उनके खाने का वीडियो लीक हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सत्येंद्र जैन के खान पान पर कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट सौंपने के लिए दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया गया है। तिहाड़ जेल के अंदर ठाट बाट के साथ दावत उड़ाते ये वही सत्येंद्र जैन है जिनको लेकर
आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि उन्हें जेल के अंदर सही से खाना नहीं मिल रहा, इसलिए वो दुबले होते जा रही है। लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सत्येंद्र जैन जेल में नहीं किसी रिजॉर्ट में खाना खा रहे हैं। इस वीडियो के बाद बीजेपी पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी अब कौन सी दलील देगी। जब अरविंद केजरीवाल कहा करते थे वीडियो बनाओ मैं कार्रवाई करूंगा, आज वही अरविंद केजरीवाल कोर्ट का दरवाजा खटका रहे हैं। हमारी जेल के अंदर वीवीआईपी फैसिलिटीज की वीडियो पब्लिक में नहीं जानी चाहिए। बात सिर्फ खान पान की ही नहीं है। सीएम केजरीवाल से बीजेपी के कुछ और भी सवाल है। लेकिन जेल में रह के आप हर महीने 1.5 लाख रुपया भत्ता ले रहे हैं। सत्येंद्र जैन को मिल रही सुविधाओं पर पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने भी सवाल उठाए हैं। क्लियर वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज, ऑल काइंड्स ऑफ वायलेशन हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने इन दिनों चुप्पी साध ली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 12 नवंबर को उन्होंने अहमदाबाद में कुछ ऐसा बयान दिया था जिसके बाद गुजरात में सियासी तूफान आ गया था। नरेंद्र मोदी के औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। एबीपी न्यूज के कैमरे पर मधुसूदन मिस्त्री का यही वो बयान है जिसने गुजरात में कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। दिल्ली से गुजरात तक खूब हंगामा मचा। जो कसर बाकी रह गई थी वो पीएम मोदी ने सुरेंद्रनगर की रैली में पूरी कर दी। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जातिनो पण कहो, अरे तमे तो मने मोतनो सोदागरो पण कहो, अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो, बधुं कीधुं भाई, तमे बधुं कीधुं। हवे तमे औकात बतावा निकळ्या छो, अमारी कोई औकात नहीं। मेहरबानी करीने विकासना मुद्दानी चर्चा करो। पीएम मोदी के इस बयान पर जब एबीपी न्यूज ने मधुसूदन मिस्त्री की राय जाननी चाही तो उन्होंने अंग्रेजी के जुमले की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश की। कोई प्रतिक्रिया आपकी, जो औकात वाली बात आपने कही सर? लीव इट। मामले पर चुप्पी साधकर मधुसूदन मिस्त्री डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। वहीं रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में आजम खान पहली बार पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर का उपचुनाव इतिहास में याद रखा जाएगा। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आजम खान अब खुद इतिहास बन गए। कई दिनों तक जेल और कचहरी के चक्कर काटने के बाद आजम खान पहली बार उपचुनाव में सक्रिय दिखे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने खुद ही मोर्चा संभाला। अपनी मौजूदगी में बीजेपी के कुछ स्थानीय बागी नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल किया। इसके बाद अपने ही अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी। लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता। बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आजम खान को उनके ही अंदाज में जवाब दिया। जिसका खुद वोट नहीं है उसकी बात का जवाब देने का मैं कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं समझता। सिर्फ इतना कहेंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नहीं कहा। रामपुर का विजेता वो होगा जिसे जनता मतदान में बढ़त दिलाएगी। और अब बात न्यूज एंड व्यूज में दल बदल की। देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले गोपाल खारी ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। पाला बदलते ही उन्होंने केजरीवाल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। बीजेपी नेता विजय गोयल की मौजूदगी में गोपाल खारी ने पार्टी ज्वाइन की। पटका और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। नई पहचान मिलते ही गोपाल खारी ने भी आरोपों की झड़ी लगा दी। आम पार्टी से बहुत जुड़ा था, ईमानदार पार्टी है। इस पार्टी में जितने भी नेता सारे भ्रष्ट हैं। 3-4 और एमएलए ऐसे हैं जिनका मेरे पास पूरे सबूत है इनके पास। गोपाल खारी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को उन्होंने 3 खेप में 55 लाख रुपए दिए थे। बावजूद इसके उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन अब जबकि वो बीजेपी में आ गए हैं तो उनके अंदर की ईमानदारी हिलोरे मार रही है। सदर का एक लड़का था कपिल छावड़ी, उससे 30 लाख रुपए लिए इन्होंने, उसको भी टिकट नहीं दी इन्होंने। एक चीज का सबूत है, इनके बारे इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इनकी। खारी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उन पर शिकायत वापस लेने का लगातार दबाव बना रहे हैं।
और देखिए एमसीडी चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी दिखा रही है मैजिक शो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव में किसका मैजिक चलेगा। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी जहां मेगा रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए प्रचार कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रचार की नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी अब नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, नुक्कड़ सभा और गिटार शो के जरिए जनता से वोट की अपील करेगी। इसकी शुरुआत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कर दी है। उन्होंने कालकाजी, संगम विहार और तुगलकाबाद के सभी 9 वार्डों में जनसभाएं की। जनसभा को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा। वो रोज नई कहानी का वीडियो लाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है कि ये कूड़े के पहाड़ इतने खड़े कर रखे हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की चॉइस को कूड़े के ढेर में बदलने वाली है। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के 65 वार्डों में 120 नुक्कड़ सभाएं करेगी। ये सभाएं प्रचार खत्म होने से पहले 2 दिसंबर तक चलेंगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के लुक की तुलना सद्दाम हुसैन से की थी। इस पर पूरी कांग्रेस बिफर गई और अब हिमंता को उनका अतीत याद दिला रही। आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? 2 दिन पहले अहमदाबाद में दिए गए असम के मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने अब पलटवार किया है। बुधवार को एक नहीं बल्कि कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमले किए। ये वही व्यक्ति है जो कि पहले कांग्रेस में रहते हुए पैर पकड़ता था। बात राहुल के चेहरे को लेकर थी तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा पहले वो अपना चेहरा देखें। उनका चेहरा कैसे लगता है, मैं तो यही प्रश्न पूछूंगा। शाम होते होते कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इस बहस में कूदे और कहा कि वो हद पार ना करें। जो भी बात वो कर रहे हैं मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और उनको शर्म आनी चाहिए। आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है। इस सियासी बहस से दूर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में मगन है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की लड़ाई विरासत बनाम विकास की सियासत के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। हर ढलते दिन के साथ सियासी मुकाबला रोचक हो गया है। मैनपुरी का सियासी महासमर बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ अकेले अखिलेश दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ है बीजेपी के बड़े मंत्रियों की पूरी फौज, जो अपने उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए रोज मैनपुरी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मैनपुरी आए और लौटने से पहले जीत का दावा भी कर दिया। इस बार विरासत बचेगी नहीं, विरासत नहीं बचेगी। क्योंकि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। बीजेपी की काट के तौर पर खुद अखिलेश यादव मैनपुरी का मोर्चा संभाले हुए हैं। बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुकाबले इस बार उनका फोकस छोटे छोटे समूहों पर है। लेकिन मुकाबला अभी और दिलचस्प होगा क्योंकि सीएम योगी मैनपुरी आने वाले हैं। बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है। अगर बीजेपी यहां सेंधमारी में कामयाब हो गई तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए 2024 में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और आइए न्यूज एंड व्यूज में अब बात कर लेते हैं स्वदेशी शक्ति की। स्वदेशी अग्नि 3 मिसाइल का एक और परीक्षण पूरी तरह सफल रहा, जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि 3500 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण हिंदुस्तान की मिसाइल शक्ति पर एक और मुहर है। अग्नि 3 परमाणु पावर से लैस स्वदेशी मिसाइल है। 3500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को भेदने की क्षमता है। इसकी लंबाई 17 मीटर और वजन 50 टन है। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। ये मिसाइल अपने साथ 1.5 टन विस्फोटक ले जा सकती है। अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। टारगेट को सटीकता के साथ निस्तनाबूद करने में कामयाब रही। जैसा नाम से साफ है कि ये अग्नि सीरीज की तीसरी मिसाइल है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर, अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज 3500 किलोमीटर, अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है।
इनके अलावा अग्नि सीरीज में एक और मिसाइल भी शामिल हो चुकी है, जिसका नाम है अग्नि प्राइम। इस मिसाइल का पिछले ही महीने सफल परीक्षण किया गया था। अग्नि सीरीज की हर मिसाइल भारत में ही बनी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर से लेस है, जिनकी जद में पूरा पाकिस्तान और चीन है। न्यूज एंड व्यूज में एक बार फिर बात पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के लिए फौज की ओर से 6 लोगों के नाम की सिफारिश भेजी गई है, जिसमें से किसी एक नाम पर शहबाज सरकार 26 नवंबर को मुहर लगाएगी। लेकिन उसी दिन पाकिस्तान में एक और बड़ी घटना होने वाली है। 26 नवंबर को इमरान खान रावलपिंडी में प्रदर्शन करेंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा और 26 नवंबर को ही नए आर्मी चीफ का ऐलान भी मुमकिन है। रावलपिंडी पाकिस्तान का वो शहर जहां पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है। जो शहर आर्मी की पावर का सेंटर है, उसी शहर में इमरान खान शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ये वक्त है, मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूँ कि आपने आना है पिंडी। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर लॉन्ग मार्च के साथ रावलपिंडी पहुंचेंगे और सबको सरप्राइज देंगे। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। इंशाल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। वजीर आजम की कुर्सी गंवाने के बाद इमरान खान लगातार फौज पर हमलावर हैं। वो और उनके नेता सब खुलेआम ललकार रहे हैं। मेरी गिनती करने वाले ने वो अपनी गिनती के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला तारीख रकम होने वाली है 26 तारीख को। पाकिस्तानी कौम ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया पाकिस्तान के फैसला साजों को भी। न्यूज में एक बार फिर से रुख कर लेते हैं खेल जगत का। कोस्टा रिका को पूरी तरह पटखनी दे लेते हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। स्पेन ने एक तरफा मुकाबले में 7-0 से मुकाबला अपने नाम किया। Finds the gap, wants it back and gets it and swivels and scores. वर्ल्ड कप में स्पेन का तूफान। 2010 की चैंपियन स्पेन ने 2022 में जबरदस्त आगाज किया। स्पेन ने पहले मुकाबले में कोस्टा रिका को पूरी तरह रौंद दिया। स्पेन की शॉर्ट पेसेस वाली सालों पुरानी कला पूरे मैच में दिखी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि कम गोल करने के लिए मशहूर स्पेन ने गोलों की झड़ी लगा दी और कोस्टा रिका के डिफेंस को भेद कर रख दिया। स्पेन ने यह मुकाबला 7-0 से जीता। फेरान टोरेस ने स्पेन के लिए 2 गोल किए, तो वहीं ओल्मो, असेंसिया, गाविरा, सोलर, मोराटा ने 1-1 गोल मारे। Morata thought about it, might still go for it and does. न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और यह खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी। गुजरात में प्रचार युद्ध चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी ने उसका जवाब कांग्रेस मॉडल की व्याख्या करके दिया है। उसी पर रिपोर्ट। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે અરબો ખરબોનો ભ્રષ્ટાચાર, વંશવાદ, પરિવારવાદ, જાતિવાદ। कांग्रेसનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ, वोट बैंक पॉलिटिक्स आज कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के मॉडल ने गुजरात को बर्बाद किया था और देश को भी, लेकिन बीजेपी का मॉडल देश और गुजरात को लगातार आगे ले जा रहा है। देश ने बनाववानी, आ देश ने आगे વધારવાની। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक एवी पार्टी है जेना माटे व्यक्ति करता दल महान અને દલ કરતા દેશ મહાન। આ અમારા સંસ્કાર છે અને આ સંસ્કાર લઈને અમે કામ કરીએ છીએ। એટલે જ આ દેશના યુવાનને ભરોસો પડે છે કે આ નીતિઓ છે ને, આ રીતિ છે, એના કારણે આજ નહીં તો કાલ મને અવસર મળવાનો છે ને। गुजरात में पहले चरण का मतदान होने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। हर पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे को घेर रही है और इन मुद्दों की लिस्ट में अब पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इस चुनाव को लेकर बहुत ही गंभीरता से वो देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर क्या होगा।
सुना आपने, ये बयान दिया है केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो बनासकांठा के अंबाजी में लोगों के बीच पहुंचे थे। कहा पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि गुजरात में बीजेपी नहीं कांग्रेस की सरकार बने। पाकिस्तान नहीं चाहता कि गुजरात के अंदर एक राष्ट्रवादी विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, इसलिए मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बने, ताकि उनका जिस तरह से पहले खेल चलता था वैसा चले। गुजरात में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान पर 2 बम की जगह 20 बम बरसाने की बातें कर रहे हैं कि आप भारत में 2 धमाका करेगा तो हम पाकिस्तान में 20 धमाका करेगा। ये आज नीति है और ये नीति का कारण आज 2014 सन का बाद हमें कोई बम बारूद का खबर हमारा पास नहीं आते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।